दोस्तों, आज की कहानी है संतान का मोह। मोही माँ निर्मोही बेटा। बहुत ध्यान रखने वाले पति मोहन शास्त्री और दोनों बेटों आशीष और अनुराग के साथ नंदिता को समय का पता ही नहीं चलता था। मोहन शास्त्री संस्कृत के अध्यापक थे। वह खुद भी इतिहास की अध्यापिका रही थी। अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ा और मोहन शास्त्री का निर्धन हो गया। लेकिन बेटे के चेहरे को देखकर रह गई और पढ़ाई लिखाई। दोनों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर विदेश चले गए और पीछे छोड़ गए एक बेजान माँ को। जब दोनों छोटे थे तब उन्हें माँ की आवश्यकता थी। तब वह उन पर निस्वार्थ संदेह और ममता लुटाती रही। और जब उम्र के 6वें दशक में उन्हें बेटों की आवश्यकता थी तो वह इतने स्वार्थी हो गए कि उनके बुढ़ापे को बोझ समझकर अकेले ही उसे ढूंढने के लिए छोड़ गए। अपनी माँ को अकेले बेसहारा छोड़ देने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो जाती। संतान का मोह भी कैसा मोह है जिसके सामने संसार के सभी मोह बेबस होकर हथियार डाल देते हैं। पर यही संतान कैसे इतनी निर्मोही हो जाते हैं कि अपने माता पिता का मोह भी उसे बंधन जान पड़ता है और वह इस स्नेह और ममता के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती हैं। भर्राए आवाज में जब उन्होंने पूछा था, मैं अकेली कैसे रहूंगी, तो दोनों बेटे एक सुर में बोले थे, अरे राधा है ना आपके पास, और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, समय मिलते ही चक्कर लगा लेंगे। माँ रात को सोने जाती तो उनकी आंखें झरझर बहने लगती। सोचती कभी मोहन जी का साथ बेटों की शरारतों से उनका आंगन महक करता था, और अब यह सन्नाटा कहाँ विलुप्त हो गए वे क्षण। दोनों बेटे पैसे भेजते रहते थे, उन्हें अपनी पेंशन भी मिलती रहती थी। उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें रुपए पैसे से कोई मोह नहीं था। वह तो बस अकेलेपन से व्यथित रहती। कभी कभी आस पड़ोस की महिलाओं से तो कभी अपनी साथी अध्यापिकाओं से मिल लेती थी, लेकिन उसके बाद फिर खालीपन पूरे घर में वह और उनकी विधवा बाई राधा थी। ना कोई बच्चा, ना कोई सहारा देने वाले रिश्तेदार। राधा को भी उनकी एक सहेली ने कुछ साल पहले भेजा था। उन्हें भी घर के काम धंधे के लिए कोई चाहिए था। सो अब राधा घर के सदस्य की तरह नंदिता को प्रिय थी। मालकिन, मैं तेल के साथ चाय भी ले आई हूँ, मैं तेल लगाती हूँ, आप चाय पीती रहना। राधिका की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। इतने में ही पड़ोस की मधु आ गई। वह अक्सर चक्कर काट लेती थी। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कभी कभी उनके पास खड़ी हो 2-4 बातें करती फिर चली जाती। नंदिता जी को उस पर बड़ा स्नेह हो जाता था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि मधु कुछ गंभीर है। बोली, आओ मधु, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मुझे आज ही गांव जाना है। अनिल और बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरी ननद पिंकी की परीक्षाएं हैं, उसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। अगर आपको परेशानी ना हो तो कुछ दिन पिंकी को आपके पास छोड़ जाऊं। अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है, आराम से जाओ, पिंकी की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मधु चली गई और पिंकी अपना सामान लेकर नंदिता के पास आ गई। पिंकी के आते ही घर का सन्नाटा दूर हो गया और नंदिता का मन चाहक उठा। पिंकी की परीक्षाएं थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हुए नंदिता को अपने बेटे की पढ़ाई का जमाना याद आ जाता। फिर वह सिर झटक कर अपने आप को पिंकी के खाने पीने के प्रबंध में व्यस्त कर लेती। एक पिंकी के आने से उनकी और राधा की दिनचर्या में बहुत बदलाव आ गया था। पिंकी फुर्सत मिलते ही नंदिता के पास बैठकर अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें करती। एक हफ्ते बाद मधु लौट आई तो पिंकी अपने घर चली गई। घर में अब फिर पहले सा सन्नाटा हो गया। इस सन्नाटे को राधा की आवाज़ें ही तोड़ती थी, अन्यथा वह चुपचाप रोज के जरूरी काम निपटाकर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मधु ने पिंकी का ध्यान रखने के लिए
नंदिता आंटी को कई बार धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, मधु धन्यवाद तो मुझे भी कहना चाहिए। एक हफ्ता पिंकी के कारण मन लगा रहा। नंदिता से बात करने के बाद मधु थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आंटी आजकल कितनी ही लड़कियां पढ़ने और नौकरी करने को बाहर निकलती हैं। आप क्यों नहीं ऐसी लड़कियों को किराए पर रख लेती? आपका समय भी कट जाएगा और आर्थिक रूप से भी ठीक रहेगा। नहीं मधु, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम अच्छी तरह से चल जाता है। ठीक है आंटी, लेकिन आपका मन अच्छा रहेगा तो आप शारीरिक रूप से भी स्वयं को सुस्त महसूस करेंगी। ठीक है, देखती हूँ। बस आंटी बाकी काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर मधु चली गई। 4 दिन बाद ही मधु एक बोर्ड बनवाकर लाई जिस पर लिखा था आशियाना, और नंदिता को दिखाकर बोली, देखिए आंटी, आपका खालीपन मैं कैसे दूर करती हूँ। अब आपके आसपास इतनी चहल पहल रहेगी कि आप ही शांति का एक कोना ढूंढेंगी। नंदिता मुस्कुरा दी, अंदर गई। वापस आकर मधु को कुछ रुपए दिए तो उसने नाराजगी से कहा, आंटी आपके लिए मेरी भावनाओं का यही महत्व है। अरे बेटा, बोर्ड वालों को तो देने है ना, उसी के लिए है। तुम्हारी भावनाओं, प्रेम और आदर को मैं किसी मूल्य से नहीं आंक सकती। इस वृद्धा के जीवन के सूनेपन को भरने के लिए तुम्हारे इस सराहनीय कदम का कोई मोल नहीं है। आंटी आप ऊपर के कमरे साफ करवा लीजिए। अब मैं चलती हूँ। बोर्ड वाले को एक बोर्ड पिंकी के कॉलेज के पास लगाने को कहा है और यह वाला बोर्ड बाहर लगवा दूंगी। मधु यह कहकर चली गई। नंदिता ने पता नहीं कब से ऊपर जाना छोड़ा हुआ था। ऊपर बेटों के कमरों को बंद कर दिया था। आज मैं ऊपर गई, कमरे खोले तो पुरानी यादें ताज़ा हो आई। राधा के साथ कमरों की सेटिंग ठीक की, साफ सफाई करवाई और फिर नीचे आ गई। 1 हफ्ते बाद पिंकी आई तो उसके साथ 2 लड़कियां और एक महिला भी आई। पिंकी बोली, आंटी ये मेरे कॉलेज में नई आई है और इनके मम्मी पापा इन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उसके बाद साथ आई महिला बोली, आपके यहाँ मेरी बच्चियाँ रहेंगी तो हमें चिंता नहीं होगी। मधु जी ने बताया है कि आपके यहाँ दोनों सुरक्षित रहेंगी और अब तो देखकर बिल्कुल चिंता नहीं रही। बस आप कहें तो ये कल से ही आ जाएं। नंदिता ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है, ये अपना सामान लेकर कल आ जाएंगी। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन ही नीता और रितु सामान लेकर आ गई और राधा खुशी खुशी उनका सामान ऊपर के कमरों में सेट करवाने लगी। नंदिता जी दोनों लड़कियों के खाने की पसंद नापसंद पूछकर सोचने लगी कि चलो अब इन लड़कियों के बहाने खाना तो ढंग से बन जाया करेगा। नीता और रितु शाम को आती तो नीचे ही नंदिता के साथ खाना खाती, कुछ बातें करती, फिर ऊपर चली जाती। दोनों नंदिता से खूब घुल मिल गई थी। उनके माता पिता के फोन आते रहते और नंदिता जी से भी उनकी बात होती रहती। एक और लड़की अवनी भी आ गई। नंदिता ने सबसे पहले राधा की मदद के लिए एक और महिला चंपा को रख लिया। तीनों लड़कियां सुबह नाश्ता करके जाती, फिर शाम को ही आती। सबके माता पिता को यह तसल्ली थी कि लड़कियों को साफ सुथरा घर का खाना मिल रहा है। नंदिता की कोई बेटी तो थी नहीं। अब हर रोज लड़कियों और उनके क्रियाकलापों को देखते रहने का लोभ वह संवरण न कर पाती। लड़कियों के शोर में उन्हें जीवन का संगीत सुनाई देता, नई उमंग, और इस संगीत ने उनके जीवन में नई उमंग, नया जोश भर दिया था। दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सुतवा नाक और गौरड़ो अवनी उनके मन में बस गई। नीता और रितु हंसती खिलखिलाती रहती, लेकिन अवनी बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाती और हमेशा सोच में घिरी दिखती। अवनी की मां की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता फोन पर नंदिता से संपर्क बनाए रखते। गांव में ही मैं अवनी के छोटे भाई बहन के साथ रहते थे।
बिना माँ की बच्ची से नंदिता को विशेष स्नेह था। इधर कुछ दिनों से नंदिता देख रही थी कि अवनी कॉलेज भी देर से जा रही थी और असमय लौटकर चुपचाप ऊपर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। उन लड़कियों के व्यक्तिगत जीवन में नंदिता हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रहा नहीं गया तो नीता और रितु के जाने के बाद ऊपर गई। देखा अवनी आंखों पर हाथ रखे चुपचाप लेटी है। आहट पाकर उठकर बैठ गई। नंदिता ने पूछा, क्या हुआ अवनी? तबीयत तो ठीक है। कुछ नहीं आंटी, कॉलेज जाने का मन नहीं था। चलो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देती हूँ। नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। नंदिता उसके बेड पर बैठ गई। उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं अकेले जिंदगी काट रही थी। तुम लोग आए तो मैं फिर से जी उठी। सिर्फ पैसे देकर किराए पर रखने की बात नहीं है। तुम लोगों से मैं जुड़ सी गई हूँ। मेरी तो कोई बेटी है नहीं। तुम्हें देखा तो बेटी की कमी पूरी हो गई। मुझे भी अपनी माँ की तरह समझ लो। किसी बात पर अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अवनी सुबह उठी, घुटनों पर सिर रख कर रो पड़ी। एक बार तो नंदिता चौंक पड़ी, कहीं यह लड़की कोई गलती तो नहीं कर बैठी। यह विचार आते ही नंदिता मन ही मन परेशान हो गई। फिर बोली, अवनी मुझे बताओ तो सही। आंटी मुझसे गलती। फिर बोली, अवनी मुझे बताओ तो सही। आंटी मुझसे गलती हो गई है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊं? कौन है? कहाँ रहता है? नंदिता जी ने पूछा। इसी शहर में रहता है। कह रहा है कि उसकी मम्मी कभी अपनी जात से बाहर इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम मुझे उसका पता और फ़ोन नंबर तो दो। नहीं आंटी, संजय ने कहा है कि वह अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब तुम मुझे उसका पता दो और फ्रेश होकर कॉलेज जाओ। देखती हूँ क्या हो सकता है। नंदिता ने अवनी को कॉलेज भेजा और अवनी को बिना बताए उसके पिता केशवदास को फौरन आने के लिए कहा। मधु को भी बुलाकर उससे विचार विमर्श किया। शाम तक केशवदास आ गए। नंदिता ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। केशवदास यह सब सुनकर सकते में आ गए और शर्मिंदा हो गए। उनकी झुकी हुई गर्दन देखकर नंदिता ने उनकी मानसिक दशा का अंदाजा लगाकर कहा, क्यों ना एक बार संजय के माता पिता से मिल लिया जाए। आप कहें तो मैं और मधु भी चल सकते हैं। केशवदास को यह बात ठीक लगी और तय हुआ कि एक बार कोशिश की जा सकती है। उसी दिन नंदिता ने संजय की मम्मी से फ़ोन करके मिलने का समय मांगा। इतने में अवनी लौट आई और अपने पापा को देखकर चौंक गई। केशवदास का झुका हुआ चेहरा देखकर अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। रात को नंदिता और मधु केशवदास के साथ संजय के घर गए। नंदिता को देखकर संजय की मम्मी चौंक पड़ी। नंदिता उसका चौंकना समझ नहीं सकी। नीता, संजय की मम्मी, हाथ जोड़कर बोली, मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना। नंदिता ने कहा, सॉरी, वास्तव में मैंने आपको नहीं पहचाना। मैडम मैं नीता भारद्वाज, मुझे आपने ही पढ़ाया था। 12वीं में पूरा साल मेरी फीस आपने ही भरी थी। हाँ याद आया, नीता ने कहा। संजय मेरा इकलौता बेटा है और उसके पिता रवि इंजीनियर हैं जो अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। संजय क्या करता है आजकल? अभी कुछ ही दिन पहले उसे नौकरी मिली है। नंदिता ने सारी बात नीता को बता दी और कहा, नीता मैं आशा करती हूँ जाति धर्म के विचारों को एक ओर रखकर तुम अवनी को अपना लोगी। मैडम अब आप चिंता ना करें। आपका कहना क्या मैं कभी टाल सकती हूँ। सबके दिलों से बोझ हट गया। नीता ने कहा, मैं रवि से बात कर लूँगी। मैं जानती हूँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ मैं अवनी से कल आकर ज़रूर मिलूँगी और जल्दी ही विवाह की तिथि निश्चय कर लूँगी।
मैडम, अब आप बिल्कुल चिंता न करना, आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा। केशवदास ने कहा, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप विवाह की तिथि तय करके बता दीजिए। विवाह की भी तैयारी करनी होगी। नंदिता जी बोली, आपको ही नहीं मुझे भी तैयारी करनी है। मैंने उसे बेटी जो कहा है। नंदिता ने अवनी को यह समाचार दिया तो वह चहक उठी और उनके गले लग गई। थैंक यू आंटी। अब उन्हें अवनी के विवाह की भी तैयारियां करनी थी। इस उत्साह में उनके जोड़ों के दर्द ने भी हार मान ली थी। आराम तो उन्हें अब मिला था। उकताहट से, दर्द से, घर में पसरे सन्नाटे से, जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियाँ खोज लेना, यही तो जीवन है। फिर नंदिता और केशवदास मिलकर अवनी की शादी कर दी।